हेलो फ्रेंड, दिस इज साजिया। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि यूपीपीसीएस प्री जो 2024 जो 17 मार्च को होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया है और वो जुलाई मंथ में होगा। लेकिन और उसी के लिए हम अपनी पॉलिटी की क्लास कर रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स, ये सही है कि टाइम काफ़ी है हमारे पास, लेकिन टाइम कब गुजर जाता है पता नहीं चलता। इसलिए मुझे लगता है कि हमें थोड़ी तैयारी तो करते रहना चाहिए। इसीलिए मैंने ये क्लास कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया है, तो आप भी इसे करते रहें। ठीक है, तो हम पॉलिटी में आगे बढ़ते हैं। आज हम संसद के क्वेश्चन करेंगे, तो लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है। ठीक है, और राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होती है। तो संविधान के अनुच्छेद 84 खा के अनुसार 84 खा के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है और राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। दूसरा क्वेश्चन, संसद सदस्य बनने के लिए, तो संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र पूछिए तो न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है और अधिकतम जो है, अगर अधिकतम पूछता तो वो 30 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को छोड़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कि निर्वाचन व्यस्त मताधिकार के आधार पर होता है, तो सही है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, तो फ्रेंड्स यही गलत है। क्योंकि जो निर्वाचक नामावली करने का जो कार्य होता है वो केवल और केवल सिर्फ निर्वाचन आयोग का होता है। ठीक है, चुनाव आयोग का। तो इसमें जो एक कथन है ये सही नहीं है। बाकी डी है कि निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं, तो ये सही है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं कि भारत में संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए, संसद के लिए और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए मतदाता सूची यानी कि निर्वाचक नामावली को तैयार करने का कार्य केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है। यह अनुच्छेद 324 एक के तहत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र तो भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। बी है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाता है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। सी है कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। तो नामांकन पत्र फ्रेंड जो सी ऑप्शन इसमें सही होगा कि भारत के किसी नागरिक द्वारा दाखिल किया जाएगा और उसका नाम जो है निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए, यानी कि जिस क्षेत्र से वो उठा है चुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पर वो खड़ा हुआ है, उस क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम शामिल होना चाहिए उस निर्वाचन क्षेत्र की। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें सही है। जैसे कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं, तो जनसंख्या के आधार पर है ये। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर दी जाती हैं सीटें। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया है। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसके लिए नियत किए गए सदस्यों की संख्या का अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। ठीक है, यानी कि जो निर्वाचन क्षेत्र की प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या जो होगी उस जनसंख्या को अकॉर्डिंग जो सदस्यों की संख्या का अनुपात होगा, संसद सदस्यों की संख्या का अनुपात वो सभी राज्यों में एक ही होगा। ठीक है, तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की संख्या का बंटवारा ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से राज्य की जनसंख्या का अनुपात समस्त राज्य के लिए यथासाध्य एक ही हो। ठीक है, यानी कि अर्थात अगर प्रति 10 लाख पर 10 लाख पर अगर एक सांसद का चुनाव होता है तो हर राज्य में वो इसी प्रकार होगा। ठीक है,
प्रकार संविधान लोकसभा अनुच्छेद 81(2) का और खा के अनुसार इस प्रकार संविधान लोकसभा के निर्वाचन में प्रतिनिधित्व की एकरूपता जनसंख्या के आधार पर दो प्रकार से स्थापित करने का उपयोग करता है, विभिन्न राज्यों में और एक राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में। ठीक है, तो एक राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा इस तरह से होगा कि जो जनसंख्या का अनुपात है वो सभी में समान हो। ठीक है, तो इसमें निर्वाचन क्षेत्रों को किलोमीटर में नहीं नापा जाता, मतलब नापा जाता है किलोमीटर में, लेकिन हर किलोमीटर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का जो दूरी है या डिस्टेंस है या फिर ये कह लीजिए जो एरिया है वो सिमिलर नहीं होगा, बल्कि सिमिलर क्या होगा, सिमिलर उस निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस जनगणना के आधार पर है? तो ये 1971 की जनगणना के आधार पर है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य जो आवंटन है तो 1971 की सीट जनगणना के आधार पर ही है। ठीक है, और 2026 तक ये ऐसा ही रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। यह व्यवस्था पहले 2000 के लिए थी, 2000 तक के लिए, परंतु 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, फ्रेंड्स ये 84वें संविधान संशोधन अधिनियम याद रख लीजिएगा, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित नहीं किए जाने का प्रावधान किया गया। कौन से संविधान के द्वारा? तो यानी कि जो 2026 तक यही व्यवस्था रहेगी। 1971 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन रहेगा, उसी आधार पर निर्वाचन होगा। ठीक है, और 2026 के बाद जब पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होंगे तब उसके बाद फिर ये सीटों का बंटवारा नई जनगणना के अकॉर्डिंग होगा। और ये कब की गई है व्यवस्था, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? तो 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कब आया? तो 2001 में। 84वें संविधान संशोधन 2001 में आया, क्योंकि 2000 के लिए थी तो 2000 तक के लिए थी तो 2000 तक में ये खत्म हो गया, तो इसलिए 2001 में 84वें संविधान संशोधन इसे लाया गया और 2001 के बाद ये व्यवस्था 2026 तक बढ़ाई गई। अगला क्वेश्चन कि वर्तमान लोकसभा में राज्यसभा के लिए स्थानों का आवंटन जो है 1971 की जनगणना के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, स्किप करते हैं, देख लेते हैं। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया। ये तब तक नहीं बदली जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। तो कब है ये? 2026 देख चुके हैं हम। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो इनमें से कोई नहीं है, डी आंसर होगा इसका, क्योंकि लोकसभा के सदस्य जो है वो, ये तो हमें सबको पता है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं और इसके अधिकतम संख्या की जो मतलब इसके अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वो 552 है, जिसमें से 530 राज्यों से चुने जाएंगे और 20 यूनियन टेरिटरी से या संघ राज्य क्षेत्रों से। ठीक है, तो ये तो 550 ही हुए और व्यवस्था है 552 की। तो इसमें क्या हुआ कि दो सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत करेंगे राष्ट्रपति लोकसभा में। ये था अनुच्छेद 331 के तहत, लेकिन अब इसे निरस्त कर दिया गया है इस अनुच्छेद को। ठीक है, और अब दो एंग्लो इंडियन समुदाय की जो मनोनयन होता था राष्ट्रपति के माध्यम से वो समाप्त कर दिया गया है। ठीक, और ये किसके माध्यम से किया गया? तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से। ये किसके माध्यम से किया गया? तो ये किया गया 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से। तो लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन समुदाय का जो मनोनयन होता था अनुच्छेद 331 के तहत, और राज्य विधानसभाओं में एक एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन होता था और वो था 333 के अनुच्छेद 333 के तहत। तो अब अधिकतम संख्या जो है वो हो सकती है लोकसभा में केवल 550। ठीक है, दो सदस्यों का जो है वो समाप्त कर दिया गया। तो एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा क्योंकि 550 है। अगर दो एंग्लो इंडियन वाला होता तो फिर वो आता 552। ठीक, 552 अब नहीं है, अब कितना है? अब 550। इसमें से 530 कहाँ से है? तो राज्यों से,
सदस्य चुने जाएंगे और 20 जो है वो संघ राज्य क्षेत्र से चुने जाएंगे, तो 550 है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? इसमें 7वां और 31वां संशोधन है ये। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया और अनुच्छेद 81 के तहत राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या 20, कुल 520 निर्धारित की गई। ये 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत था। अब आते हैं, जो कि कब हुआ था, 1956 में। अब आते हैं 31वें संविधान संशोधन अधिनियम। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में हुआ। इसके द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 और 20, कुल 500 मतलब 545 निर्धारित की गई। 525 किससे, तो राज्यों से, और 20 संघ राज्य क्षेत्रों से। फिर उसके बाद 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या को बढ़ाकर 25 किया गया। इसे 31वें संविधान संशोधन से पुनः 20 कर दिया गया। तो इस फैक्ट को आप याद ना भी रखें, केवल इतना रखिए कि 7वें संविधान संशोधन से 545 हुई थी, ठीक है। 7वें संविधान संविधान संशोधन से 520 हुई थी, 500 राज्यों से और 20 संघ राज्य क्षेत्रों से, और 31वें संविधान संशोधन से 545 निर्धारित की गई, जिसमें से 525 लोक राज्यों से और 20 जो है संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने थे, ठीक है। ध्यान से देख लेते हैं कि तत्पश्चात गोवा एक पश्चात गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा निर्वाचित लोकसभा सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या 550, 530 से अधिक राज्यों से और 20 से अधिक संघ राज्य क्षेत्रों से निर्धारित की गई। तो इसके माध्यम से की गई 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 31वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। साथ ही गोवा दमन व दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा, गोवा दमन एंड दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा, 1987 के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही है फिर उसी तरह से, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? तो 525 से बढ़ाकर 545 31वें संविधान संशोधन ने, जिसमें 525 कहाँ से होनी थी, तो 525 होनी थी राज्यों से चुने जाने थे और 20 जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने थे। नेक्स्ट है कि लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई वह है, तो अभी 550 है, ठीक है, 550 है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है, तो इनमें से कुछ नहीं होगा, 550 है अभी। हाँ, अधिकतम 550 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 500 कितनी 43 या 42 को जितना ही है, लिखना होगा वो कितनी है, ठीक है। 543 इसमें दी हुई है, तो अभी वर्तमान में से इसको देखते हैं, बाकी आगे इसको देख के मैं करेक्ट करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में किन शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है, तो 20 है, 20 सीट्स हो सकती है संघ राज्य क्षेत्रों की। जैसे कि आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ, इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे, तो राज्यों के लिए 523 निर्धारित है, तो 530 ही होंगे, ठीक है ना। 530 राज्यों के लिए, और जो 20 है वो बेसिकली संघ राज्य क्षेत्रों से, और अगर 543 थे यानी कि संघ राज्य क्षेत्रों से जो लोग चुन के आए वो कम थे, ठीक है।
नेक्स्ट है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित हैं। 20 लोकसभा सांसदों का चुनाव किसके माध्यम से होना है? तो केंद्र शासित प्रदेशों से होना है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 330 है ये। ठीक है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है। 331 में जो था एंग्लो इंडियन का था, जो कि अब खत्म हो गया है 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और 332 में जो है विधानसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है। 332 में विधानसभा में और 335 में राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन एक एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन था, जो कि ये भी खत्म हो गया है। ठीक है। 31, 331 और 333 कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? तो 104 यानी कि 104 संविधान संशोधन के माध्यम से। जैसे कि निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। अनुसूचित जनजातियों के लिए, एसटी के लिए। ठीक है। लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है, तो कहाँ नहीं है? तो केरल और तमिलनाडु। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रश्नावधि में अंग्रांकित राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं थे। अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में, गोवा में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों और दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप के अतिरिक्त अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में। ठीक है। 2008 की परिसीमन के बाद कर्नाटक और मेघालय में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित किए गए। कर्नाटक और मेघालय में, जबकि शेष उपयुक्त राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में पूर्व स्थिति है। इस प्रकार वर्तमान में विकल्प ए सही उत्तर है। वर्तमान में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा राज्य में तथा दिल्ली को छोड़कर अभी अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों में स्थान आरक्षित नहीं है। ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित, यानी केवल दिल्ली में ही क्या है, दिल्ली में ही अगर संघराज्य क्षेत्रों में देखें तो केवल दिल्ली में जो है एसटी के लिए, एससी के लिए स्थान आरक्षित है। ठीक है। केवल दिल्ली में एससी के लिए, बाकी किसी भी संघराज्य क्षेत्र में नहीं है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो या बाकी जो अन्य संघराज्य क्षेत्र है वो भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित नहीं है? एससी के लिए, एसटी के लिए। तो जम्मू कश्मीर अभी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में स्थान आरक्षित नहीं था, और लद्दाख में भी। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ए और बी। तो अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है एससी के लिए स्थान आरक्षित। एसटी के लिए तो है वहां पे, लेकिन एससी के लिए नहीं है। और जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ एससी दिया हुआ है, तो ये हमें देखना होगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए, तो ये 84 है। ठीक है। इसमें आंसर होगा डी। देखिए ना, लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। वर्तमान में लोकसभा में कुल 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। तो एससी के लिए 84 सीटें हैं लोकसभा में, और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है। एससी के लिए जो है 84 सीटें हैं, एससी के लिए 84 सीटें, और एसटी के लिए कितनी है? तो एसटी के लिए है आपके 47। ठीक। नेक्स्ट, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो, तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी। तो ये कितनी होगी फ्रेंड्स? बताइए। एक तिहाई होती है, हालांकि इसमें जो है स्टार मार्क किया हुआ है। ठीक है। तो इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 330(2) के अधीन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित स्थानों की कुल संख्या से वही होगा जो उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अनुसूचित जातियों की
अथवा उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की उस राज्य के भाग के अनुसूचित जनजातियों की जिनके संबंध में इस प्रकार आरक्षित है जनसंख्या अनुपात उस राज्य संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। देखिए ये सिंपली मतलब मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ। ये कह रहा है कि लोकसभा में किसी राज्य को जो सीटें आवंटित की गई हैं उसमें जो आरक्षित सीटें होंगी एससी के लिए या एसटी के लिए, तो ये उसी अनुपात में होंगी जिस अनुपात में उस राज्य में एससी या एसटी की जनसंख्या का अनुपात है। ठीक है, मान लें सपोज 10 लाख पर एक लोकसभा सदस्य को दिया जाता है, मतलब एक लोकसभा सदस्य का चुनाव होता है 10 लाख जनसंख्या पर। तो उसी अगर किसी राज्य में 50 लाख, बेसिकली 50 लाख किसी राज्य में जनसंख्या है एससी की, एससी समुदाय की या एसटी समुदाय की, तो उस राज्य में प्रति 10 लाख पर चूंकि एक लोकसभा सदस्य है तो 5 कम से कम उससे के एससी सदस्य या एसटी सदस्य होने चाहिए, क्योंकि 50 लाख पर 5 सदस्यों का अनुपात निकलता है। ठीक है, तो जिस राज्य में जिस अनुपात में जनसंख्या है एससी एसटी की उसी अनुपात में लोकसभा सीटें उसे आवंटित होंगी। ठीक है, ताकि इसका सही तौर पर प्रतिनिधित्व हो सके। तो ये किसी राज्य में उसकी जनसंख्या से देखा जा सकता है। ठीक है, उसकी उसे लोकसभा के लिए आवंटित सीटों के आधार पर नहीं देखा जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो ये होगा मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश आप जानते होंगे बड़ी जनसंख्या जनजातियों की मध्य प्रदेश में निवासित है। 2008 के परिसीमन के बाद देश के सभी राज्यों में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें मध्य प्रदेश में है 6। उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसी सीटों की जो संख्या है वो 0 है, यानी कि एसटी के लिए। ठीक है, यानी कि इतने जनसंख्या नहीं है कि उन्हें लोकसभा की सीटें दी जा सके। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसी सीटों की संख्या 0 है, जबकि गुजरात में 4 सीटें हैं एसटी की। ठीक है, तो एसटी की सीटें सर्वाधिक कहाँ पे है, तो एमपी में 6 और लोक उत्तर प्रदेश और बिहार में एसटी की एक भी सीट नहीं है लोकसभा की, और गुजरात में 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भेजता है, तो मध्य प्रदेश 6 भेजता है, अभी ऊपर देखा। नेक्स्ट लोकसभा के आंगल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती थी, जो कि अब क्या हो गई है, खत्म हो गई है। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से, तो 104 है संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, 331 है, अनुच्छेद 331 को समाप्त कर दिया गया है। ठीक, देख सकते हैं अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में अखिल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। ये प्रावधान मूल संविधान में अनुच्छेद 334 के तहत केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए था। अनुच्छेद 334 के तहत केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए इसे क्रमिक रूप से संविधान संशोधनों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है रहा। ठीक है, 95 संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक निर्धारित की गई थी। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 324 में संशोधन कर लोकसभा राज्य और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को तो 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष किया गया, परंतु आंगल भारतीय समुदाय के नामांकन के प्रावधान को 70 वर्ष के बाद निष्प्रभावी कर दिया गया। यानी कि एक तरह से अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 क्या हो गए हैं, तो निष्प्रभावी हो गए हैं। क्वेश्चन, ये अब 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे, तो आंगल भारतीय समुदाय के सदस्य थे वो अब खत्म हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चन छोड़ते हुए चलते हैं। ठीक है, स्किप कर देते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, तो ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अभी आपको लग रहा होगा कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर था पहले और अभी मंत्रिपरिषद दे दिया है। एक्चुअली मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वे ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। ठीक है। और दो दो है ऑप्शन 2 है कि भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। तो ऐसा नहीं है, चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। ठीक है। और 3 है कि एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। तो ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें एक सही है और 3 सही है। केवल एक और 3 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में वर्णित है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वे ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। यानी कि राष्ट्रपति को के पास ये अधिकार है कि संसद के प्रत्येक सदन को, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे, यानी कि जो उसे ठीक लगे, चाहे वो सपोज उसको लग रहा है कि संसद का सत्र अंडमान निकोबार में चलाया जाना है, तो वो वहीं पे उसके सत्र को अधिवेशन के लिए बुला सकेगा। ठीक है। किंतु उसकी एक सत्र की अंतिम बैठक आहूत करे, ये तो हो गया। तो पहला कथन तो हमारा ठीक था। किंतु उसकी एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक की नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। ठीक है। तो 6 मास का अंतर नहीं होना चाहिए। एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र जो शुरू होने वाला है उसके मध्य 6 मास से कम का अंतर होना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे भी ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। दूसरा, अनुच्छेद 85 एक से यह भी लगाया जा सकता है कि 2 अधिवेशन बैठकों के मध्य 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। अतः संविधान एक वर्ष में संसद के न्यूनतम 2 सत्रों का प्रावधान करता है, परंतु एक वर्ष में दोनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। तो 3 सत्र तो है कि 3 सत्रों का प्रावधान करता है, लेकिन ये नहीं है कि किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। तो ठीक है। और ये है कि 2 सत्र तो कम से कम जरूर ही चलेंगे। संविधान एक वर्ष में संसद के न्यूनतम 2 सत्रों का प्रावधान तो करता ही है, न्यूनतम 2 सत्रों, क्योंकि वो कहता है कि 2 अधिवेशन बैठकों के मध्य 2 सत्र के मध्य 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। ठीक है। तो एक वर्ष में संसद के न्यूनतम 2 सत्रों का प्रावधान करता है। ठीक है, 3 सत्रों का नहीं करता। कहते हैं कि एक वर्ष में कम से कम न्यूनतम 2 सत्रों का प्रावधान, मतलब प्रावधान है 2 सत्र तो चलने ही चलने चाहिए, 3 चल जाए तो बेस्ट है। ठीक है। और एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। और यहाँ पे स्टेटमेंट तो क्या कह रहा था कि भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है। तो 3 का नहीं, ये एक वर्ष में संसद के 2 सत्रों का प्रावधान करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो स्थगन द्वारा भी हो सकती है, सत्रावसान द्वारा भी हो सकती है, विघटन द्वारा भी हो सकती है। और ये सब कौन करता है? तो राष्ट्रपति। तो उपयुक्त सभी के द्वारा। हालांकि इसमें जो स्थगन है वो जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है और सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करता है। ठीक है। स्थगन जो करता है, लोकसभा की बैठक स्थगन सत्रावसान विघटन द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है और 85(2) के तहत, और सत्रावसान 85(2) का के अनुसार और विघटन 85(2) खा के अनुसार राष्ट्रपति करता है। तो स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है, सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करते हैं। स्थगन क्या है? लोकसभा की बैठक का स्थगन क्या है? स्थगन है कि चलिए आज बैठक नहीं होगी, कल होगी या 2 दिन बाद होगी, ये लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित कर देता है। और सत्रावसान क्या है? सत्रावसान होता है कि जो सत्र चल रहा है, जैसे मानसून सत्र चल रहा है या शीत सत्र चल रहा है, विंटर सत्र जिसको बोलते हैं, विंटर सेशन, तो उनको उस सत्र की अवसान यानी कि उस सत्र की समाप्ति की जो घोषणा करता है 85(2) का के अनुसार वो राष्ट्रपति करता है। और विघटन यानी कि लोकसभा अब समाप्त हो गई है, अब खत्म हो गई है लोकसभा, अब नई सरकार का गठन होगा या, ठीक है, तो विघटन 85(2) खा के अनुसार ये भी राष्ट्रपति करते हैं। सत्र की अवसान हो, सत्र की समाप्ति हो या विघटन, लोकसभा का विघटन हो। नेक्स्ट सेकंड निम्नलिखित में लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। तो लोकसभा के सत्र का अवसान 85(2) का के अनुसार कौन करता है? राष्ट्रपति। 85(2) का के अनुसार। नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल।
लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। बी है कि एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। सी है कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। डी है कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें सी आएगा। ठीक है, ऑप्शन इसमें आंसर जो होगा वो सी होगा कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल अगर आपातकाल की घोषणा करती है तो एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 83 2 के प्रंतु के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के प्रवर्तन में रहने के दौरान संसदीय विधि द्वारा एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। संसदीय विधि द्वारा, ठीक है। तथापि आपात घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने की स्थिति में उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आपात की घोषणा वापस ले ली गई है या संसद से उसे अनुमोदन नहीं मिला है तो 6 माह की से अधिक उसका किसी भी दशा में जो है लोकसभा का जो काल है 6 माह की अवधि से अधिक नहीं हो। ठीक है, तो जो विस्तार किया गया था लोकसभा का काल नहीं, लोकसभा का जो काल का जो विस्तार किया गया था वो 6 माह से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा। तो लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं वर्ष में? तो वर्ष में 2 बार तो बुलाए ही जाते हैं क्योंकि 6 माह से कम अंतर 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो संविधान जो है भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 2 सत्रों का प्रावधान करता है। ठीक है, कितने सत्रों का? 2 सत्रों का। लेकिन एक सत्र में यह संसद कितने दिन चलेगी पूरे वर्ष में या एक सत्र में कितनी चलेगी तो उसकी कोई न्यूनतम संख्या नहीं है। ठीक है, कितने दिन भी चल सकती है। 2 सत्र तो बुलाए ही बुलाए जाने हैं। ठीक है, फिर यही लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है तो 1/10 है वो। 1 बटा सदस्य यानी कि लोकसभा की बैठक अगर होनी है तो 1/10 सदस्य तो होनी चाहिए। अगर सपोज अभी 543 या 545 सदस्य हैं तो कम से कम 55 सदस्य तो आपके उपस्थित हो ही। ठीक है, लोकसभा में तभी लोकसभा की बैठक चलेगी। और मुख्य विपक्षी दल की मान्यता के लिए भी यही है, लोकसभा का कम से कम 55 सदस्य तो यानी कि 1/10 सदस्य तो उसके पास होंगे तभी उसे मुख्य विपक्षी दल की मान्यता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही सिमिलर क्वेश्चन है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने के लिए घनपूर्ति या कोरम कितनी है तो सदन की कुल संख्या का 10वां भाग। सिमिलर क्वेश्चन नेक्स्ट भी सी ऑप्शन होगा 38 का। फिर ये कि सब कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है तो ये सब कहते हैं कि संसद का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होके जाता है। क्यों क्यों जाता है? क्योंकि लोकसभा की सर्वाधिक सीटें जो है उत्तर प्रदेश में है कितनी तो 80। उत्तर प्रदेश लोकसभा राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। 80 भेजता है लोकसभा के और 31 भेजता है राज्यसभा से। ठीक है, 80 लोकसभा से और 31 भेजता है राज्यसभा से। अगर आप बिहार का याद करना चाहें तो बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 40 यानी कि यूपी से जस्ट आधी। ठीक है, और फिर मध्य प्रदेश में 29, पश्चिम बंगाल में है 42। बिहार की और यूपी की तो याद ही रखिए क्योंकि बीपीएससी के लिए यूपीपीसीएस के लिए दोनों इम्पोर्टेंट है। तो बिहार 40 लोकसभा सदस्य भेजता है, यूपी 80 भेजता है और राज्यसभा की 31। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किस राज्य का लोकसभा राज्यसभा में प्रतिनिधि सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश 80 और 31। नेक्स्ट है कि जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है तो कौन से राज्य दूसरे या तीसरे दर्जे पर है? तो इसमें स्टार मार्क किया हुआ है तो आंसर देख लेते हैं। तो प्रश्नकाल में बिहार मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। तो अभी वर्तमान में स्थिति देख लेते हैं। तो वर्तमान में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का 80 सीटें हैं लोकसभा की। द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का है 48 सीटें हैं और तृतीय स्थान है बंगाल का। तो शुरू की 3 तो आपको याद ही होनी चाहिए। सर्वाधिक लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश, द्वितीय स्थान 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र का और तृतीय स्थान या थर्ड नंबर पर है 42 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल 80, 48 और 42। ठीक है, पश्चिम बंगाल की 42, महाराष्ट्र की 48 और उत्तर प्रदेश की तो 80 है ही। बिहार की 40 है तो 4 तो याद रख लीजिए, प्रथम उत्तर प्रदेश, द्वितीय महाराष्ट्र, तृतीय
पश्चिम बंगाल और चौथे स्थान पर है बिहार, 40 सीटें हैं। बिहार को इसलिए याद रखना जरूरी है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन है, तो महाराष्ट्र को कितना, तो 48 स्थान है। ठीक है, ये राजस्थान का है, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, कर भी सकते हैं कि लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए आरक्षित है, तो राजस्थान के 25 है। राजस्थान आरपीएससी जो दे रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में बिहार का 29 स्थान निम्न में से किन राज्यों का 29 स्थानों का योग है, इसमें भी स्टार मार्क किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये उस समय का होगा क्वेश्चन, तो उस समय जो है संयुक्त बिहार होगा, बिहार झारखंड और उड़ीसा जो थे साथ में। अब ये राज्य दिए हुए हैं कि बिहार में अगर वर्तमान में देखें तो किन किन राज्यों की सीटों का योग है। जैसे गुजरात की 26 मिला है, असम की 14 मिला है, तो बिहार की 40 सीटें निकलती हैं। गुजरात की 26, झारखंड में भी 14 है, तो दोनों को मिला है तो 40 सीटें। मध्य प्रदेश की 29, छत्तीसगढ़ की 11, तो 40 सीटें। तमिलनाडु की मतलब मुझे नहीं लगता ये याद करने की जरूरत है, उसको छोड़ देना है। इतना एक क्वेश्चन के लिए कौन रटेगा, रटना भी नहीं चाहिए इतना, याद भी नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म में, आप खुद ही आपके माइंड से निकल जाएगा। तो छोड़िए उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं। तो पंजाब और असम को तो देखा अभी हमने 14 थी, और राजस्थान को देखा 25 थी, और गुजरात को कितनी थी, 26 थी शायद। इसको भी देख लेते हैं, क्या मार्क किया हुआ है। सभी की सीटें देखना चाहें तो देख सकते हैं। पंजाब की 13 है लोकसभा में सीटें, असम की 14 है, गुजरात की 26 है, राजस्थान की 25 है, मध्य प्रदेश की 29 है, तमिलनाडु की 39 है, आंध्र प्रदेश की 25 है। 25 और किसकी थी, राजस्थान की भी 25 थी और आंध्र प्रदेश की भी 25 है। पश्चिम बंगाल की 42 है, छत्तीसगढ़ की 11 है, और महाराष्ट्र की 48। अगर इन सब में देखा जाए तो सबसे कम छत्तीसगढ़ की है 11। ठीक है, फिर पंजाब की 13। यहाँ से देख लीजिए, वर्तमान में असम और झारखंड दोनों में 14 है, 14 सीटें हैं। असम में भी 14 यानी 14 सीटें, और झारखंड में भी 14 सीटें। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में सभी में 2 है। अरुणाचल प्रदेश में, गोवा में भी 2 है, मणिपुर में 2 है, मेघालय में 2 है, और त्रिपुरा में 2 सीटें हैं लोकसभा की। मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में एक लोकसभा की सीट है। ठीक है, तो मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम में लोकसभा की सीटों की संख्या समान है। मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में कितना कितना, एक। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा में भी लोकसभा की सीटों की संख्या समान है, कितनी, 2। और असम और झारखंड में भी सीटों की संख्या लोकसभा की समान है, कितनी, तो 14। ठीक है, और उधर ऊपर दिखी थी हमने राजस्थान और आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, 25-25, क्योंकि राजस्थान में भी विभाजन के बाद 25 सीटें बची हैं, और सॉरी, आंध्र प्रदेश में भी विभाजन के बाद 25 सीटें बची हैं, और राजस्थान में भी 25 लोकसभा की सीटें थी। और असम और झारखंड की होंगी 14, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में 2, और मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में 1। मतलब जितना आपको याद रह पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो ये राज्य दिए हुए हैं, और ये उस समय क्या था, अभी तो एक्चुअली इस सामाक इसलिए क्या है कि आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया, 25 है। ठीक है, पहले उस समय 42 थी, असम में अब 14 हो गई हैं, तो ये भी गलत है। पंजाब में तो 13 ठीक है, पश्चिम बंगाल में 14 ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो अभी ऊपर भी देख चुके हैं, तो इसको कर भी सकते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल का कितना था, तो 42, क्योंकि पश्चिम बंगाल का लोकसभा की सीटों के मामले में कौन सा स्थान है, तो तृतीय स्थान है, 42 सीटें हैं। ठीक है, और सेकंड किसका था, तो महाराष्ट्र का, कितनी सीटें हैं, तो 48। ठीक है, और 25 हमने देखी आंध्र प्रदेश की और राजस्थान की, दोनों में 25-25 सीटें थी। और छत्तीसगढ़ में 11। ठीक है, और तमिलनाडु की 39। ऑप्शन डी आएगा इसका, आप मिला लीजिएगा। ऊपर तो हम लोगों ने मिला ही लिया है। ठीक
है, नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है। तो अभी हमने देखी थी सिक्किम की एक सीट है, मिजोरम की एक सीट है और नागालैंड की एक सीट है। सिक्किम की, मिजोरम की, नागालैंड की और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया हुआ है, चंडीगढ़ की भी है। ठीक है, चंडीगढ़ की भी एक लोकसभा सीट है। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड। तो यहाँ देख सकते हैं चंडीगढ़ की भी में भी एक लोकसभा सीट है, सिक्किम में भी एक लोकसभा सीट है, छोटा सा स्टेट है, मिजोरम में भी एक लोकसभा सीट है, नागालैंड में भी, पुडुचेरी में भी एक लोकसभा, मतलब लोकसभा की मात्र एक एक सीट है। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी में लोकसभा की मात्र एक एक सीट है। ठीक है, और त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादर नागर हवेली, दमन और दीव, अरुणाचल प्रदेश में दो दो है। ठीक, जैसे कि निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के दो सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो मिजोरम से एक होते हैं, सिक्किम से एक होता है, नागालैंड से एक होता है, पुडुचेरी से एक होता है, चंडीगढ़ से एक होता है, त्रिपुरा से दो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। तो सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा का लद्दाख है। तो क्षेत्रफल के आधार पर पांच बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख नंबर वन है, फिर बाड़मेर है, फिर कच्छ है। ठीक है, एक तीन ही याद रखिए, तीन ही काफी है। ठीक है, लद्दाख, बाड़मेर और कच्छ। लद्दाख को याद रखिए, सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख। फिर उसके बाद बाड़मेर है, उसके बाद कच्छ है। और सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा चांदनी चौक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक है, दिल्ली में। कितना, 10.5 किलोमीटर, 10.5 वर्ग किलोमीटर, यानी 10.59 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक, सबसे बड़ा लद्दाख, फिर बाड़मेर, फिर कच्छ। जैसे कि डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। तो स्टार मार्क किया हुआ है इसको, इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 2008 में लागू परिसीमन के बाद वर्तमान में 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। ठीक है, 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, उत्तर प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर है। सबसे बड़ा गाजियाबाद है लोकसभा का संसदीय क्षेत्र, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर है, फिर उसके बाद उन्नाव है। तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर का तो नाम याद ही रखिएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है। तो चुनाव व्यय ये बढ़ा दिया गया है बेसिकली। प्रश्नकाल में लोकसभा के निर्वाचन के लिए प्रत्याशी की चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख थी, लेकिन 6 जनवरी वर्तमान में 6 जनवरी 2022 से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए, कुछ राज्यों संघ क्षेत्रों में ये 75 लाख रुपए है तथा विधानसभा निर्वाचन के लिए 40 लाख रुपए। ठीक है, और कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 48 लाख रुपए निर्धारित की गई है। तो लोकसभा के लिए निर्वाचन की जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो चुनाव है की अधिकतम सीमा है 6 जनवरी 2022 से कितनी है, 95 लाख रुपए, 95 लाख रुपए। और अगर कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में देखा तो 75 लाख रुपए है। और विधानसभा निर्वाचन के लिए कितनी है चुनाव व्यय की सीमा, तो 40 लाख रुपए। और अगर कुछ राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में देखें तो 28 लाख रुपए। तो 40 28 याद रखना है, 95 75 याद रखना है। ठीक है, 95 75 और 40 और 28। नेक्स्ट है कि लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि कम से है। तो ये बदल दी गई है, क्योंकि काफी पुराना क्वेश्चन है, तो इसको अब देख लेते हैं वर्तमान में कितनी है। ठीक है, 2010 में अगंभीर प्रत्याशियों की संख्या कम करने हेतु जमानत राशियां बढ़ाई गई हैं। तो कितनी कितनी है, अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो सामान्य वर्ग से है तो 25,000 रुपए आपकी जमानत राशि होगी। एससी या एसटी वर्ग से है तो 12,500 रुपए आपकी जमानत राशि होगी। विधानसभा चुनाव के लिए सामान्य वर्ग से चुनाव लड़ रहे हैं तो 10,000 रुपए जमानत राशि होगी। और एससी एसटी से हैं विधानसभा के लिए तो 5,000 रुपए होगी। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं सामान्य वर्ग से 25,000 जमानत राशि, एससी एसटी है 12,500 यानी कि जस्ट आधी। और विधानसभा चुनाव के लिए सामान्य वर्ग के लिए जमानत राशि है
10,000 और SC/ST के लिए 5,000। ठीक है। तो नेक्स्ट है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। तो 1/6 है ये, और कुल वैध मतों का 1/6 है, तो इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है, यानी कि जितने वैध मत पड़े हैं उसका अगर 1/6 प्राप्त नहीं कर पाता है तो फिर क्या होगा, उसकी जमानत राशि क्या होगी, जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, तो अपनी जमानत राशि जब्त हो जाती है, अपनी जमानत खो बैठता है। सामान्य वर्ग से है लोकसभा में तो 25,000 रुपये जाएंगे उसके, SC/ST से है वो 12,500 रुपये जाएंगे। ठीक है, और विधानसभा में भी यही रूल है। अगर विधानसभा में की से भी है सामान्य वर्ग से तो 10,000 जाएंगे, SC/ST से है तो 5,000 जाएंगे उसके। नेक्स्ट है कि लोकसभा का आम चुनाव कब हुआ, तो 1952 में हुआ था, बी ऑप्शन। पहला आम चुनाव, मतलब पहला आम चुनाव। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। ये चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का अधिवेशन, पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ, 13 मई 1952। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था, तो 5वीं लोकसभा है ये। 5वीं लोकसभा क्यों थी, क्योंकि उस समय क्या लगाया गया था, आपातकाल। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था, जिसने 15 मार्च 1971 से 18 जनवरी 1977 तक कार्य किया, क्योंकि 1 वर्ष का क्या लगा दिया गया था, तो आपातकाल। ठीक है, नेक्स्ट है कि 9वीं लोकसभा भंग की गई तो 1991 में, मार्च 1991 में। हालांकि इस समय का क्वेश्चन है, अभी उतना रिलेवेंट नहीं है, रिलेवेंट है आज के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसको स्किप भी कर सकते हैं आप, बस एक बार देख लो। ठीक है, नेक्स्ट है कि 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन में, तो ये भी देखिए उस समय का ही क्वेश्चन है, तो अभी के लिए रिलेवेंट नहीं है, तो मुझे लगता है इस तरह के क्वेश्चन बस छोड़ते हुए चलिए। बस ये याद रखिए कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वर्तमान में पूछ लेगा, वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है कि अभी कब हुआ था उसका चुनाव, निर्वाचन। ठीक है, लोकसभा का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। ठीक, लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। किसी भी सदन का नेता उस सदन का किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है तो लोकसभा में सदन का नेता जो है किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है जो लोकसभा का सदस्य हो। नहीं तो अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य हैं तो प्रधानमंत्री ही लोकसभा के क्या होंगे, नेता होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों में विचार कीजिए। लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने के लिए उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत प्राप्त करना अनिवार्य है। तो ऐसा तो नहीं है, वो तो बहुमत प्राप्त होता है ना, बहुमत अब मतलब सपोज बहुमत किसी को 40% में ही मिल गया है, 40% मतदान में या 30% मतदान में ही मिल गया है, बहुमत मिल गया है, तो फिर 50% मत पाना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, वो बहुमत प्राप्त होना जरूरी है। उसके लिए ये नहीं कि मतदान जितना हुआ उसको 50% मत उससे प्राप्त हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये नहीं होगा। दूसरा ये कि भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है, तो ये भी नहीं है। ये तो इसमें ना तो एक ना तो दो, आंसर ना तो एक ना तो दो। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति के आधार पर कराया जाता है। इसके तहत क्या होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, देखिए आगे मैं अभी एक रीडिंग कर लेती हूँ फिर उसके बाद बताती हूँ। एक्चुअली क्या है कि ना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट होता है, ये व्यवस्था होती है जिससे सर्वाधिक मत प्राप्त हुए हों उसी को
क्या होगा, वो चुनाव जीत जाएगा। अब सपोज उसे सर्वाधिक मत किसी निर्वाचन क्षेत्र से 5 लोग खड़े हुए हैं तो उसे 28% ही, कुल मतदान का 28% ही मिला है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि उसको 50% मिलना चाहिए कुल मतदान का, नहीं, उसे बहुमत प्राप्त होना चाहिए। सपोज उसे 28 हुआ है, किसी को 27 हुआ है, किसी को 26 हुआ है, किसी को 25 हुआ है, तो इस तरह से कुल 100% मतदान में से जिसको सर्वाधिक मतदान मिले, सर्वाधिक बहुमत प्राप्त हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं है 50, कुल मतदान का 50% हो, बस, तो उसे ही कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि जिसे सर्वाधिक मत मिले उसी को क्या घोषित कर दिया जाता है, विजेता, चुनाव विजेता घोषित कर दिया जाता है, ठीक है, यह वही चयनित हो जाता है। तो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति के आधार पर कराए जाते हैं। इसके तहत देश या राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, ठीक है, और क्षेत्र विशेष के मतदाता एक उम्मीदवार के लिए एक मत देते हैं और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित होता है। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला, अब जरूरी नहीं उसको कि 50% मत प्राप्त हो, तो जीतने वाले उम्मीदवार के लिए 50% मत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। क्या अनिवार्य है, सर्वाधिक मत प्राप्त करना, ठीक है, अतः कथन एक गलत है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के प्रावधान के तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। हालांकि ऐसी परंपरा रही है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन का सदस्य तथा उपाध्यक्ष विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है, परंतु संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है। तो यहाँ पे ये देखना जरूरी है हम लोगों को कि बेसिकली लोकसभा में अध्यक्ष का जो पद है वो बहुमत वाले दल को जाता है। वो जो भी परंपरा है, संविधान में ऐसा कोई रूल नहीं लिखा है कि वो बहुमत प्राप्त दल को ही प्राप्त होगा और उपाध्यक्ष का जो पद है वो विपक्षी दल को प्राप्त होगा, नहीं, ये परंपरा संसदीय परंपरा विकसित हुई है कि ठीक है चलिए अध्यक्ष का पद जो है बहुमत प्राप्त दल को दे दिया तो उपाध्यक्ष को, ताकि ये साम्य व्यवस्था बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा का स्पीकर तो चयनित किया जाता है, ठीक है, लोकसभा के सदस्यों में से। तो संविधान के अनुच्छेद 93 में उपबंधित है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तक लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनने का आशय चयनित होने से है। बेयर एक्ट में अंग्रेजी भाषा में चुनने के लिए चूज शब्द दिया गया है, न कि इलेक्ट। इलेक्ट होता है निर्वाचन, ठीक है, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है, ये होता है केवल चुनना। नेक्स्ट है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो वही है लोकसभा के सभी सदस्यों, मतलब लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा, क्योंकि बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों, हालांकि लोकसभा में स्पीकर चयन, सॉरी, लोकसभा में स्पीकर का जो चयन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है, हालांकि वो बहुमत प्राप्त दल का जो व्यक्ति होता है उसी में से चुना जाता है, ठीक है, बहुमत प्राप्त दल में से ही चुना जाता है, लेकिन वो चुना जाता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, ठीक है। तो लोकसभा के स्पीकर का चयन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये परंपरा रही है कि वो किसमें से चुना जाएगा, तो वो चुना जाएगा लोकसभा के सत्तर मतलब बहुमत प्राप्त दल से ही, बहुमत प्राप्त दल से ही चुना जाएगा, ये परंपरा रही है, संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता, तो स्पीकर। स्पीकर क्यों नहीं लेता, क्योंकि वो एक संसद सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता, क्योंकि वो पहले ही लोकसभा सदस्य या सांसद के तौर पर पद की शपथ ले चुका होता है, तो इसलिए वो स्पीकर के तौर पर शपथ नहीं लेता, ठीक है, जबकि अन्य अपने पद की शपथ ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता, तो स्पीकर या अध्यक्ष, क्योंकि वो सांसद के तौर पर शपथ लेते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, तो उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसे सौंपते हैं, तो उपाध्यक्ष सौंपते हैं अध्यक्ष को, ठीक है। लोकसभा की जो अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे और उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे, सौंपेंगे, ठीक है।
तो संविधान के अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। इस संदर्भ में मुझे एक स्टोरी मतलब एक घटना याद आ रही है। कोई राष्ट्रपति थे वो सॉरी कोई उपराष्ट्रपति थे जिन्हें की राष्ट्रपति का पद रिक्त था और उन्हें राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उनको मतलब उनको दायित्व सौंपा गया था। ठीक है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर उस समय कार्यरत थे। तो हुआ यूं कि राष्ट्रपति चूंकि उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है और राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपना था। अब राष्ट्रपति भी वही थे और उपराष्ट्रपति भी वही थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो पहले अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे और अपना त्याग पत्र लिखा। ठीक है, फिर वो उपराष्ट्रपति के ऑफिस गए। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को के की कुर्सी में के ऑफिस में जाके कुर्सी के सामने बैठे और फिर उपराष्ट्रपति के सामने टेबल पर अपना उन्होंने त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति के रूप में रख दिया। अब उसके बाद रख दिया, अब फिर वो घूम कर आए और उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे और उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने वो राष्ट्रपति का त्याग पत्र ग्रहण किया मतलब स्वीकार किया। ठीक है, तो इस तरह से अपने दोनों दायित्वों को निभाते हुए उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद से विमुक्त हुए उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये स्टोरी मैंने इसलिए बताई ताकि आप याद रखें कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। और इसी तरह से लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो ये लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। तो बी आंसर होगा इसमें, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। तो अनुच्छेद 94 ग के अनुसार 94 सी होगा बेसिकली के अनुसार लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, किंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जब तक इस आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना न दे दी गई हो। ठीक है, तो लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। सभी सदस्यों की बात कर रहा है, यानी कि अगर 545 सदस्य हैं, 543 सदस्य हैं, तो सभी सदस्य होंगे और उनके बहुमत से एक संकल्प पारित होगा और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकेगा। ठीक है, और लेकिन इसके लिए कम से कम 14 दिन पूर्व की लिखित सूचना दी जाएगी। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो वही यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, बी आंसर होगा इसमें, लोकसभा ही करेगी ना इस आशय का प्रस्ताव पारित, कैसे? सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है कि लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, तो लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है, सही है बताना है। वह राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करता है तो गलत है। वो लोकसभा के सदस्यों से चुना जाता है, लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनते हैं और लोकसभा के सभी सदस्य एक प्रस्ताव पारित करते हैं बहुमत से और वही उसे हटाते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति को कोई लेना देना नहीं है, तो गलत है ऑप्शन ए। की आवश्यक नहीं, वह अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। तो ये जो व्यवस्था दी गई है ये बेसिकली प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के चुनाव के लिए दी गई है। ठीक है, और ये स्पीकर के लिए नहीं है। स्पीकर चुने जाने के लिए आवश्यक है कि वह लोकसभा का सदस्य हो और लोकसभा के सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। लोकसभा के सदस्यों में से ही जो 550 या 545 जो लोकसभा के सदस्य हैं उन्हीं में से ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। अध्यक्ष बहुमत प्राप्त दल का
मतलब परंपरा के अनुसार बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों में से ही होता है। तो ये भी नहीं है, तो ए भी गलत है और बी भी गलत है। नेक्स्ट देख लेंगे कि यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। तो ये भी आवश्यक नहीं है, ठीक है। और डी है कि यदि वे त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करके देना होगा। तो ये सही है, डी। देख लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही अपने बीच से किसी सदस्य में से चुना जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, अपने बीच से चुना जाता है, यानी कि उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। साथ ही लोकसभा के सदस्य ही प्रस्ताव पारित कर उसे पद से हटा सकते हैं। अनुच्छेद 94 ख के तहत जब वे त्याग पत्र देता है तो वे अपने त्याग पत्र को लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। साथ ही अनुच्छेद 94 के द्वितीय परंतुक के अनुसार जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर लोकसभा का विघटन हो गया तो विघटन के पश्चात भी लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अपने पद पर रहेंगे और अपने पद को कब तक रिक्त नहीं करेंगे, तब तक नहीं करेंगे जबकि लोकसभा के विघटन के पश्चात जो लोकसभा का प्रथम अधिवेशन होगा नई लोकसभा का, ठीक है, नई लोकसभा का जो प्रथम अधिवेशन होगा उसके ठीक पहले तक वो अध्यक्ष अपने अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, उसको रिक्त नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष के विषय पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वे राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है, बिल्कुल गलत। और सिमिलर क्वेश्चन है और तो लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो ये गलत है, पहला कथन तो गलत है। ये आवश्यक नहीं है अपने निर्वाचन के समय सदन का सदस्य हो, परंतु उसे निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। तो ये भी गलत है। अभी देखा कि लोकसभा सदस्यों में से ही चुना जाता है, तो लोकसभा का सदस्य उसे होना चाहिए। ठीक है, तीन है कि यदि वे त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करके देना होगा। तो ये सही है, तो तीन इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। तो ऑप्शन ए है कि स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करे, ठीक है। बी है कि सदस्यों को शपथ दिलाना। सी है स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना ना हो। डी केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वे सही है। देखिए इसमें से सही होगा सदस्यों को शपथ दिलाना। एक्चुअली क्या होता है कि नवनिर्वाचित जब लोकसभा मतलब नवनिर्वाचित लोकसभा जब बैठती है सदन में तो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले ही जो सदन का कोई वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुन लिया जाता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है अभी, तो लोकसभा केवल नवनिर्वाचित है, नहीं नहीं अभी लोकसभा चुन के आई है। तो उसमें क्या हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले सदन की पूर्व सदन के पुरानी सदन के मतलब जो पहले उससे पहले जो लोकसभा थी उस सदन के सामान्यतः वरिष्ठतम सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर चुन लिया जाता है। और वो क्या करता है, वो पुराने सदन का होता है यानी पुरानी लोकसभा का होता है वो सदस्य या प्रोटेम स्पीकर। तो वो नवनिर्वाचित जो सदस्य है लोकसभा के उनको शपथ दिलवाता है। जब लोकसभा सांसद के रूप में लोकसभा सांसद के रूप में लोकसभा के सदस्य के रूप में जब वो लोग शपथ ले लेते हैं, बैठ जाते हैं लोकसभा में, तब वो अपने सदस्यों के बीच में से किसी को अध्यक्ष चुनते हैं। तब तक कौन कार्य करता है, तब तक कार्य करता है प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर का क्या मुख्य कार्य है, तो प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य है नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाना, लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाना। ठीक है, और ये किसमें से चुना जाता है, तो पूर्व सदन के सामान्यतः वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, ये ऐसा ही है जैसे नए मुखिया में अगर नए मुखिया का चुनाव हो रहा है तो नए मुखिया का चुनाव से पहले से पुराने ही मुखिया को अथॉरिटी देना, या पुराने मुखिया कह लीजिए घर में पुराने वरिष्ठतम सदस्यों को अथॉरिटी देना कि जब तक नए मुखिया का चुनाव नहीं हो जाता आप घर में आप ही आपके पास अथॉरिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। तो
ये कि नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। तो ये बेसिकली नवनिर्वाचित भी हो सकता है और पुरानी पुरानी मतलब पूर्व सदन का भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लास्ट का एक्सप्रेशन देखें, यहाँ पे देखिए कि नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व सदन के सामान्यतः वरिष्ठतम सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व सदन के वरिष्ठतम सदस्यों को चुन लिया जाता है, ठीक। तो यहाँ आई वॉज मिस्टेकन, ये पूर्व सदन का नहीं होता है, ये होता नए सदन से ही है, नई लोकसभा से ही होता है। और ये बेसिकली नई लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों को चुन लिया जाता है, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर के तौर पर। तो इसमें होगा सी। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल कब करते हैं, तो जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो तभी करते हैं केवल। अनुच्छेद 100 के तहत अनुच्छेद 101 के तहत लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर बराबर होने के कारण टाई की स्थिति हो, ठीक है। परंतु अनुच्छेद 96(2) के तहत उसे पद से हटाने के प्रस्ताव पर प्रथमतः मत देने का अधिकार है, किंतु मत बराबर रहने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं है। अब उसे स्वयं को ही मत से हटाने की उसे स्वयं को ही पद से हटाने का प्रस्ताव पर मतदान हो रहा है, तो वो केवल संसद सदस्य के रूप में मतदान करेगा, ना कि अध्यक्ष के पद के रूप में, ठीक है। अध्यक्ष के पद के तौर पर क्यों नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा अध्यक्ष के तौर पर क्योंकि उसे ही हटाने का प्रस्ताव पर मतदान चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा उल्लेख करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होकर वह इसका प्रयोग करेगा। तो ये कास्टिंग वोट जो है अनुच्छेद 100 के तहत है, 101 के तहत। नेक्स्ट है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। तो पहली लोकसभा के गठन के पश्चात इसकी प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने। वे अपनी मृत्यु 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष एम अनंत शयनम आयंगर लोकसभा अध्यक्ष 8 मार्च 1956 को बने थे। उपाध्यक्ष कौन थे पहले, एम अनंत शयनम आयंगर। नेक्स्ट में ये कि भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष तो जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर और उपाध्यक्ष एम अनंत शयनम आयंगर। नेक्स्ट है कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो जीवी मावलंकर ही थे, वो भी गणेश वासुदेव मावलंकर। तो 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जीबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार, बहुत स्वीटली बोलती थी। क्वेश्चन देख लीजिए, 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमारी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। जून 2009 में इस पद के लिए चुनी गई। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो इनमें से कोई नहीं। ये भी अगर 2022 का देखें 1999 क्वेश्चन था। तो लोकसभा के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ओम बिरला है और उपाध्यक्ष का पद अभी रिक्त है, ठीक है। अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के ओम बिरला है, उपाध्यक्ष का पद जो है वो रिक्त है। नेक्स्ट है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं। सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं।
इसमें सी होगा, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं अनुच्छेद 101 के तहत। ठीक है, कास्टिंग वोट जो उनकी होगी अध्यक्ष की, वो अनुच्छेद 100 के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो पी ए संगमा जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। तो पी ए संगमा और 1995 प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे। 1996 में वे लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने थे। के पी ए संगमा जनजातीय अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, यानी कि अभी जो ओम बिरला है तो लोकसभा का सचिवालय किनके द्वारा? अभी ओम बिरला के द्वारा सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा का सचिवालय। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण में कार्य करता है और उसे सचिवालय के कर्मचारियों पर, सदन के परिसर पर और संसद भवन संपदा पर सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त है। सचिवालय के कर्मचारियों पर भी लोकसभा अध्यक्ष को मतलब सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त है, सदन के परिसर पर भी और संसद भवन संपदा पर भी। वह अपने इस प्राधिकार का प्रयोग लोकसभा के महासचिव की सहायता से करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष किसकी सहायता से करता है अपने इस प्राधिकार का प्रयोग? तो लोकसभा के महासचिव की सहायता से। तो लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश और नियंत्रण में कार्य करता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा सचिवालय, वैसे सिमिलर क्वेश्चन है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वीं लोकसभा से संबंधित है, तो मेरे ख्याल से इसे छोड़ देना चाहिए, 15वीं लोकसभा के बारे में ये तो 17वीं लोकसभा ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में जो है 17वीं लोकसभा के बारे में दिया हुआ है। ठीक, तो मई 2019 में निर्वाचित 17वीं लोकसभा में कुल महिला सदस्यों की भागीदारी कितनी है? तो 14%। मई 2019 में निर्वाचित 17वीं लोकसभा में कुल महिला सदस्यों की भागीदारी 14% रही। वर्तमान में 21 फरवरी 2022 की स्थिति के अनुसार लोकसभा में 81 महिला सदस्य हैं। कितनी है? तो 81। कांग्रेस पार्टी से 7 है, बीजेपी से 42 है, तृणमूल कांग्रेस से 9 महिला सदस्य हैं। ठीक है, अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से है, 11-11। ठीक है, राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित है। ठीक, तो अगर 17वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की भागीदारी की बात है तो कितनी है? 14%। और अगर संख्या की बात है तो 81 महिला सदस्य हैं। सर्वाधिक किससे हैं? तो बीजेपी से 42, तृणमूल कांग्रेस से 9 है और कांग्रेस पार्टी से 7 है। और अगर ये है कि किस राज्य से है तो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 11-11 है, दोनों से बराबर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी थी। पहली लोकसभा की बात कर रहा है, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल जो था वो स्वतंत्र पार्टी था। फिर दो है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता मिली। 3 है कि लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। तो 75 सदस्य तो नहीं है, कितने सदस्य हैं? 1/10। नेता प्रतिपक्ष की मान्यता के लिए या विपक्ष की मान्यता के लिए कितने सदस्य होने चाहिए विपक्ष के पास? तो कम से कम विपक्षी दल के पास 1/10 लोकसभा का 1/10 सदस्य हो। ये तो 1/10 सदस्य 55 के करीब होंगे, 75 नहीं है, तो ये गलत है। और पहली लोकसभा में विपक्ष का सबसे बड़ा राजनीतिक दल जो था स्वतंत्र पार्टी था, ये भी गलत है। ठीक है, और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी कि विपक्ष के नेता को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई, ये सही है। हाँ, आंसर होगा केवल 2। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके। तो दिए गए कथनों में केवल 2 सत्य हैं, अन्य कथन सही नहीं है। प्रथम लोकसभा के चुनाव जो है 489 सीटों के लिए हुए थे, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 सीटें प्राप्त की और जीत हासिल की। दूसरे स्थान पर 16 सीटें प्राप्त करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। सर्वप्रथम 1969 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता प्राप्त क्यों हुई? क्योंकि उससे पहले किसी भी दल को लोकसभा में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10
विपक्ष किसी भी विपक्षी दल को प्राप्त नहीं हो पाता था, इसलिए नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं प्राप्त हुई थी 1969 तक। इस रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस के राम सुभग सिंह को चुना गया था। ठीक है। लोकसभा में किसी दल के नेता को प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता के लिए उस दल की लोकसभा में कुल सदस्य संख्या के 10% सांसद होने आवश्यक है। ठीक है, 10%, ना कि 75। ठीक। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम अपनी यही खत्म करते हैं। लोकसभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हम इस क्लास में कर चुके हैं, और नेक्स्ट में हम करेंगे राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन, ताकि संसद का जो पार्ट है वो पूरा हो सके। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो